मैं डॉक्टर प्राची सिंह, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के दूसरे पेपर के तीसरे यूनिट वेक्टर स्पेस के टॉपिक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस पर कुछ प्रमेय पढ़ेंगे। परिमित जनित सदिश समष्टि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। यदि कोई सदिश समष्टि परिमित संख्या में सदिशों से मिलकर बना होता है तो उसे परिमित जनित सदिश समष्टि कहते हैं। इफ वेक्टर स्पेस इज जनरेटेड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। जैसे R3 जो होता है वो 3 अवयव से मिलकर बना होता है। वो अवयव होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या इसी प्रकार के कोई और 3 अवयव भी हो सकते हैं। इसी प्रकार R⁴n जो है वो n अवयवों से मिलकर बना होता है, E1 E2 एंड so on En, जहाँ E1 का मतलब होता है n कोऑर्डिनेट्स जिसमें पहला कोऑर्डिनेट 1 हो बाकी सारे 0, E2 इज इक्वल टू केवल दूसरा कोऑर्डिनेट 1 हो बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स 0 एंड so on En इज इक्वल टू nth कोऑर्डिनेट 1 हो और बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स 0 हो। अब हम परिमित जनित सदिश समष्टि पर कुछ प्रमेय देखेंगे। थ्योरम 1, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। प्रत्येक परिमित जनित सदिश समष्टि का एक आधार होता है। मान लीजिए VF एक परिमित जनित सदिश समष्टि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो VF के जितने भी अवयव होंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स सीमित संख्या में सदिशों से मिलकर बने होंगे। सीमित संख्या में सदिशों से मिलकर बने होंगे। माना VF के सभी अवयव α1 α2 एंड so on αn से बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि α1 α2 एंड so on αn का रैखिक संचयन है। एवरी एलिमेंट ऑफ VF इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स α1 α2 एंड so on αn। इन सभी अवयवों को, इन सभी सदिशों को हम एक समुच्चय S में रखते हैं। माना S इज इक्वल टू α1 α2 एंड so on αn, तो LS इज इक्वल टू V होगा, क्योंकि V के सभी अवयव S के अवयवों का रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब हमको S को आधार बनाना है। इसके लिए दिखाना होगा कि S रैखिकता स्वतंत्र है। अब S के साथ दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला, या तो S रैखिकता स्वतंत्र हो या फिर S रैखिकता परतंत्र हो। यदि S रैखिकता स्वतंत्र होगा तो वो VF का आधार बनाएगा। S इज द बेसिस ऑफ VF। लेकिन यदि S परतंत्र होगा तब S के किसी एक अवयव को बाकी अवयवों के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकेगा। Any one element of S can be written as linear combination of rest। माना S का एक अवयव αn है जिसे बाकी के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सक रहा है। तो αn इज इक्वल टू a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस एंड so on an-1 αn-1। इस प्रकार αn स्वतंत्र नहीं है। αn जो है वह α1 α2 एंड so on αn-1 पर निर्भर है। अतः αn को हम अलग नहीं मान सकते, एक नया अवयव नहीं मान सकते, क्योंकि वह बाकी के अवयवों पर निर्भर है। इसलिए S से इसको हटा देते हैं और अब नया समुच्चय बनता है S1 जिसमें अवयव है α1 α2 एंड so on αn-1। स्पष्ट है कि S1 में n-1 S की अपेक्षा एक अवयव कम है। S की अपेक्षा एक अवयव कम है। अब S1 के साथ दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली, S1 स्वतंत्र हो या फिर S1 परतंत्र हो। यदि S1 स्वतंत्र होगा तो वह VF का आधार होगा, लेकिन यदि S1 परतंत्र होगा तो पहले की तरह फिर से हम आर्गुमेंट कर सकते हैं कि S1 के किसी सदिश को
बाकी के सदिशों के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकेगा। मान लीजिए अल्फा n माइनस 1 को बाकी के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह अल्फा n माइनस 1 जो है वह स्वतंत्र नहीं है, बल्कि अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 2 पर निर्भर है। अतः S1 से इसको हटा सकते हैं। अब हम इसको S1 से हटा सकते हैं। हटाने के बाद हमें नया समुच्चय प्राप्त होता है S2 इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1, जिसमें S2 में अवयवों की संख्या जो है वह n माइनस 2 है। इस तरह S में अवयवों की संख्या n थी, S1 में अवयवों की संख्या n माइनस 1 थी, अब S2 में अवयवों की संख्या n माइनस 2 है। इसी प्रकार हम लगातार आर्गू करते जाएंगे। अंत में स्थिति ये आएगी कि बचे समुच्चय में केवल एक अवयव होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। हमने देखा कि S जिसमें n अवयव थे वह VF को जनित करता था। फिर S के एक अवयव को हमने हटा दिया तो S1 बना। अब S1 में n माइनस 1 अवयव है जो VF का निर्माण करते हैं। यदि S1 परतंत्र है तो हमने फिर S1 में से एक अवयव को हटा दिया तो नया समुच्चय बना S2 जिसमें n माइनस 2 अवयव है। यह S2 के अवयव VF का निर्माण करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको n पदों के बाद Sn प्राप्त होगा जिसमें केवल एक अवयव होगा। Sn इज इक्वल टू अल्फा 1। तब A1 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा 1 0 नहीं है। अतः Sn VF का निर्माण करेगा और रैखिकता स्वतंत्र भी है, इसलिए Sn VF का आधार होगा। इस प्रकार VF का कोई न कोई एक आधार Sn या Sn माइनस 1, S2 या S1 या S होगा ही। थ्योरम 2, दूसरा प्रमेय। किसी परिमित जनित सदिश समष्टि के लिए उसके सभी आधारों में अवयवों की संख्या बराबर होती है। इन ए वेक्टर स्पेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल इट्स बेसिस आर सेम। हम मान लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर स्पेस VF है उसके पास दो आधार हैं S और T। S में अवयवों की संख्या है n और T में अवयवों की संख्या है m। ये दोनों VF के आधार हैं। S में अवयवों की संख्या है n और T में अवयवों की संख्या है m। तो निश्चित रूप से S और T V के दो अरिक्त उप समुच्चय होंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि m इज इक्वल टू n। इसका मतलब S और T में अवयवों की संख्या बराबर होगी। S आधार है, इसलिए S के अवयव अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n रैखिकता स्वतंत्र होंगे। T V का उपसमुच्चय है, इसलिए T के सभी अवयव V के अवयव होंगे। हमने अवयव बीटा 1 लिया है तो बीटा 1 बिलोंग्स टू V। तब हम एक नया सेट बनाते हैं जिसके अवयव बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n होंगे। ये अवयव रैखिकता परतंत्र होंगे। तो जब सदिश रैखिकता परतंत्र होते हैं तो इनमें से किसी एक को बाकी के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकेगा। माना अल्फा 1 इज इक्वल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन AN बीटा n। Since S is basis, so its elements are linearly free. So T belongs to V. All the elements of T are elements of V. We take beta 1 belongs to V. Now we take elements beta 1, alpha 2 and so on alpha n. They are linearly dependent. It means any one of them can be written as linear combination of rest elements. So let alpha 1 is equal to A1 beta 1 plus A2 beta 2 plus and so on AN alpha n. इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1 जो है वो स्वतंत्र अवयव नहीं है, वह बीटा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n से ही मिलकर बना हुआ है। अल्फा n 1 इज नॉट फ्री, इट इज जनरेटेड बाय बीटा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n।
अतः इसे समुच्चय से बाहर कर देते हैं। तो नया समुच्चय बन गया S1 इज इक्वल टू बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, जो कि VF का आधार होगा। S1 आधार है, अतः बीटा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। T V का अवयव है, T V का उपसमुच्चय है, इसलिए बीटा 2 V का अवयव होगा। अब हम बीटा 2 को इन अवयवों के साथ जोड़ देते हैं, तो नया सेट बनता है बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। ये अवयव रैखिकता परतंत्र होंगे, इसलिए इनमें से किसी एक को बाकी के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकेगा। माना अल्फा 2 को हम बाकी के रैखिक संचयन के रूप में लिख रहे हैं, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n। अतः बीटा 2 स्वतंत्र अवयव नहीं है, बल्कि बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन अल्फा n से ही मिलकर बना हुआ है। अतः इसे समुच्चय से बाहर कर देते हैं और नया समुच्चय S2 बनाते हैं, जिसमें बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n होंगे, जो कि VF का आधार है। इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ S इज इक्वल टू S1 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। S1 S में एक अल्फा को निकाल के बीटा ले आए, तो S1 हो गया बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। फिर S2 में एक अल्फा 2 को निकाल कर बीटा 2 लेकर आ गए, तो वो हो गया बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। तथा S1 और S2 भी के आधार बेसिस होंगे। हम देख रहे हैं कि हम एक एक अल्फा को हटा रहे हैं और उसके स्थान पर एक एक बीटा ला रहे हैं। यदि n लेस देन m हुआ, इसका मतलब अल्फाज की संख्या बीटास से कम हुई, तो प्राप्त समुच्चय Sn बराबर बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा n हो जाएगा। सारे अल्फाज हट जाएंगे, V का आधार होगा। अब हम देखते हैं कि Sn जो है, उस दशा में Sn T का सबसेट उपसमुच्चय होगा। तब T के अवयव रैखिकता स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे, क्योंकि Sn के अवयव रैखिकता स्वतंत्र हैं। अब T आधार नहीं होगा, क्योंकि T रैखिकता स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आधार नहीं होगा। लेकिन T को तो हमने आधार लिया है, इसका मतलब हमको एक कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो लिया है वो गलत, हमने लिया है n लेस देन m, जो कि गलत है। इसका मतलब n नॉट लेस देन m, इसका मतलब ये हुआ m लेस देन और इक्वल टू n। ये है इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार m इज इक्वल टू ऑर्डर T लेस देन और इक्वल टू n इज इक्वल टू ऑर्डर S, जबकि हम S को लेकर उसके अवयवों को T के अवयवों से एक एक करके हटा रहे हैं। यदि हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, इसका मतलब T को ले लें और T के अवयवों को एक एक करके S के अवयवों से हटाते जाएं, तो हमें प्राप्त होगा n इज इक्वल टू ऑर्डर S लेस देन और इक्वल टू m इज इक्वल टू ऑर्डर T। अब इन दोनों को यदि एक साथ ले लिया जाए तो आता है n इज इक्वल टू m। अतः S और T दोनों आधारों में अवयवों की संख्या बराबर होगी। अतः VF के सभी आधारों में अवयवों की संख्या बराबर होगी। थर्ड थ्योरम, प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि के किसी रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय को विस्तारित करके सदिश समष्टि का आधार बनाया जा सकता है। Any linearly independent subset of a finite dimensional vector space can be extended to form a basis of vector space. Proof दिया हुआ है कि कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है। माना VF एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है, अतः डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट फाइनाइट।
इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n भी का एक आधार है। अब माना कि S इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m इज ए सबसेट ऑफ V, रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है, V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। हमें सिद्ध करना है कि या तो S1 V का आधार होगा या इसे विस्तारित करके V का आधार बनाया जा सकता है। We have to show that S1 is basis of V or it can be extended to be basis of V। दिया हुआ है S1 सबसेट V implies that S1 के सभी अवयव V के अवयव होंगे। हमने एक अवयव बीटा 1 लिया है, तो बीटा 1 V के आधार के अवयवों का रैखिक संचयन होगा। बीटा 1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ V। So बीटा 1 is equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus and so on an alpha n are all ai belongs to F। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n रैखिकता परतंत्र होंगे। इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन बीटा n, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n भी रैखिकता परतंत्र होंगे। इस प्रकार S की सहायता से S1 का विस्तारित सुपरसेट S2 बनाते हैं। S2 इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, जो कि सुपरसेट होगा S1 का। यदि S2 जो कि S1 का विस्तार एक्सटेंशन है रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो V का आधार बनाएगा और हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि S2 परतंत्र है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो S2 के किसी अवयव अल्फा के को बाकी के अवयवों के रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। देन एनी एलिमेंट ऑफ S2 can be written as linear combination of elements of rest elements of S2। अतः अल्फा के का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसे S2 से हटा देते हैं। अगर अल्फा के का स्वतंत्र अस्तित्व होता तो उसकी आवश्यकता होती, लेकिन अल्फा के बाकी के अवयवों पर निर्भर है, इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसको S2 से हटा देते हैं और नया समुच्चय S3 बनाते हैं। अब ये जो S3 नया समुच्चय है वह भी S1 का सुपरसेट होगा। इसका मतलब S1 का एक्सटेंशन होगा और S3 इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1, अल्फा k प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा n। S3 Vf का जनक होगा। यदि S3 रैखिकता स्वतंत्र हो तो Vf का आधार होगा। यदि S3 परतंत्र हो तो पहले की तरह इसमें से एक अल्फा i बाकी के सदिशों का रैखिक संचयन होगा, इसलिए इसे फिर हटा देंगे और नया समुच्चय S4 प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार होगा कि S1 सबसेट S4 और S4 सबसेट S3। S4 में S3 की अपेक्षा एक अवयव कम होगा, लेकिन S4 S1 का विस्तार होगा। S4 S1 का विस्तार है तथा S4 V का जनक होगा। S4 की रैखिकता स्वतंत्रता और परतंत्रता के लिए पहले की तरह तर्क रखेंगे और S4 की तुलना में एक कम अवयव वाला नया समुच्चय S5 प्राप्त करेंगे। S1 सबसेट S5 सबसेट S4। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक हमें S1 का विस्तारित रैखिकता स्वतंत्र एक्सटेंडेड लीनियरली इंडिपेंडेंट सुपरसेट समुच्चय प्राप्त न हो जाए। लगातार कम करते हुए अंततः हमें S1 प्राप्त होगा, जो कि रैखिकता स्वतंत्र होने के साथ साथ V का जनक होगा। अतः या तो S1 या फिर S1 का कोई सुपरसेट एक्सटेंशन या विस्तार V का आधार होगा। यही हमें सिद्ध करना था।